उस रात अंशु और राजीव बुरी तरह झगड़े। राजीव अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और अंशु से अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती रहो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। राजीव की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए देर से आई थी, फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। अंशु भी ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। ये सच झूठ बात है, झूठी हो तुम। मेरी माँ नहीं, नहीं झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात राजीव ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की ज़रूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्ला कर दी गई इस धमकी को सुनकर राजवीर और रानी अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही अंशु ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में रानी कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में, मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंशु ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी तो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज़ है। अपने को कोसता राजीव उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरा जब 10 बजे के करीब अंशु अपने कमरे से बाहर आई तो उसने राजीव को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठा पाया। उसके पूछे बिना राजीव ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही अंशु ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ। तुम्हारी माता जी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्या नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। राजीव ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंशु भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घुमाने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंशु को जी भर के प्यार करते हुए राजीव को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंशु देर से लौटी तो राजीव उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं हुई, फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर माँ घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। राजीव लगभग रोज़ ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। अंशु ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आएँ। राजीव जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजवीर उसे यही जवाब देता। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अंशु और राजीव के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो रानी और राजवीर के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और ये बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहाँ पहुँचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। राजीव सारे रास्ते अंशु को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले।
उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव न देखकर अंशु मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की ये बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? राजीव की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह ही घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घुमाने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजवीर के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामी जी ने जोरदार ठहाका लगाया और राजीव और अंशु जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजवीर और रानी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही राजीव उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजवीर पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुआ और फिर उन्होंने राजीव को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए राजीव ने उनकी तारीफ़ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए रानी की पलकें नम हो उठीं। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेली आपस में रगड़ते हुए राजवीर ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह राजीव अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों, कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मम्मी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो, रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे राजवीर ने अपने सलज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बिठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? राजीव का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजवीर सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। राजवीर ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए रानी और मामी की आंखें खुशी से चमक रहीं। मटर पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरमा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हुआ यह चमत्कार? राजीव सचमुच बहुत हैरान नज़र आ रहा था, क्योंकि राजवीर को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजाजी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नर्क में जीना जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ राजीव को अगले 2 दिनों में समझ आया। राजवीर जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रात गर्म करके उसे एक पोटली में भरा और रानी की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और रानी घंटा भर पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मामी जी ने बनाए, पर सबको गरम गरम पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। रानी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम राजवीर जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। राजीव और अंशु उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन अंशु को राजवीर जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। रानी और मामी जी ये काम करना चाहती थीं, लेकिन राजवीर जी ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह में
अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले रानी की कमर की सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। राजवीर जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही न रहे। कुछ देर आराम करने के बाद राजीव ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। राजीव की ये बात सुनकर राजवीर जी एक कदम गंभीर हो गए तो रानी बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो राजीव बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी ये दोनों 1 महीने तो रह लिए हैं यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजवीर ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद राजीव से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं राजीव। क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज़ हो? राजीव एक कदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राजवीर असहज नज़र आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर अंशु घर छोड़े। इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भूला कर सामान बांधना शुरू कर दो। अंशु तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? राजीव ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़। अंशु ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजवीर जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जो डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है। राजीव वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हैं आप? तब राजवीर जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात राजीव से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन में कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देगी। उस रात राजीव से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने और अगर कोई घर छोड़ेगा तो वह तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, राजीव को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा ख़राब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह में कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंशु ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। राजीव के इस फैसले को सुन राजवीर जी के भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। रानी तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे राजवीर जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए।